छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में कई नक्सल उन्मूलन अभियान चलाए जा रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अंदरूनी गांव का समुचित विकास हो सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी हर संभव प्रयास कर रहा है। बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में बिना पुलिसिंग विकास कर पाना संभव नहीं है। कई बार अंदरूनी क्षेत्रों में अपने कर्तव्य का निर्वहन करते कई जवानों की शहादत भी हो गई है। नमस्कार। आज खास चर्चा में हमारे साथ में विशेष मेहमान है और मैं आपको बता दूं वो जो विशेष मेहमान है वो दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, गौरव राय जी। अगर बस्तर में और उसमें भी दक्षिण बस्तर में अगर विकास की बात करें तो मुझे लगता है बिना पुलिस इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार से विकास संभव नहीं है। तो बड़ी भूमिका इस क्षेत्र में या वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या किसी और यानी रोड निर्माण हो या कुछ और हो, पुलिस की भूमिका, पुलिस की सहभागिता यहाँ पे बहुत ही जरूरी है। यानी कहा जा सकता है अंदरूनी क्षेत्र के विकास में पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका है और बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि पुलिस के जवानों ने अपने प्रदेश निर्माण में, अपने देश निर्माण में अपनी शहादत तक दी है। साधना न्यूज ऐसे वीरों को नमन करता है। बहरहाल मैं आपको बता दूं, आज खास संवाद जो गौरव राय जी से है वो क्षेत्र पे विकास को लेकर के है। क्या भूमिका जो है क्षेत्र में विकास को लेकर के पुलिस की में हुई है और इनके आने के बाद में किस तरह से ये जो कार्य है यहाँ पे समर्पण का कार्य या पुलिस किस तरह से काम कर रही है, बहुत सारे सवाल होंगे। बहरहाल सर, साधना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, पहला सवाल मेरा रहेगा, बच्चे आईपीएस की तैयारी कैसे करें और वो थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो बच्चे चाहते हैं कि वो जो है आईपीएस की तैयारी करें वो किस प्रकार से तैयारी करेंगे। जी नमस्कार अर्जुन। आईपीएस की तैयारी जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, उसमें सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कहा जाता है, जिसको आईएएस की तैयारी भी कहा जाता है, आईएएस आईपीएस की तैयारी। तो उसमें मुख्यतः जो सिलेबस होता है उसको सबसे पहले पढ़ें कि क्या सिलेबस है हमारा। अब देखेंगे तो लगभग 6ठी से 12वीं तक के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो उसमें एक साथ पूछे जाते हैं। तो हमारा जो बेसिक एजुकेशन है, आज अगर कोई 6ठी का भी बच्चा है वो भी तैयारी करना सोच रहा है तो अपना जो बेसिक एजुकेशन है उस पर ध्यान दें, 12वीं तक अच्छे से लगन से पढ़ाई करें तो उसके लिए यूपीएससी निकालना बहुत आसान हो जाता है। इसके साथ ही उसमें एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट भी होता है, जैसे मेरा सिविल इंजीनियरिंग था, किसी का आर्ट्स में होता है, पॉलिटिकल साइंस होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जोग्राफी होता है। तो वैसे ही उसको कोई एक क्षेत्र में उसको एक्सपर्ट बनना होता है, उसके के लिए वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करता है। तो वो जो भी उसका क्षेत्र है, जो उसे सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है उसमें अपना ग्रेजुएशन करे। जब वो ये ग्रेजुएशन कर लेगा तो वो पात्र भी हो जाएगा और उसका जो फाइनल जो एग्ज़ाम यूपीएससी लेगा उसमें मुख्यतः एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट और जनरल स्टडीज़ का पेपर रहता है। तो ये दो मेन चीज़ है जिस पर वो उसे ध्यान देना होता है। बाकी पढ़ाई करने के तरीके बहुत सारे होते हैं जिस पे मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूँगा कि साइंटिफिकली प्रूवन जो तरीका माना गया है अभी तक, उसके 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल है। अब उसको जैसे इस्तेमाल करना चाहे वैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एक है एक्टिव रिकॉल, जिसे कहा जाता है, मैं इंग्लिश में बोलूँगा एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल ये मतलब कि हम लोग जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं, उसे याद करने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जबकि एक्टिव रिकॉल एक अलग तरीका है, वो ये कहता है कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी जान रहे होते हैं। जैसे कोई भी मैं एक एग्जांपल, एक सब्जेक्ट ले लेता हूँ कि ये चैप्टर है, ये मुझे आज पढ़ना है, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले कि वो एक कागज़ लेता हूँ और उसमें जो भी मुझे जानकारी जो मैंने पहले कभी पढ़ा होगा याद करने की कोशिश करता हूँ और एक कोरे कागज़ पर लिख देता हूँ। उससे मेरा जो ब्रेन है वो इंगेज हो जाता है, वो एक्टिवली सारी चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करता है। अब हो सकता है आप 10% जाने, हो सकता है 80% जान रहे हो, वो आपकी तैयारी बताती है। लेकिन 10% भी हो तो हो सकता है अगली बार 50 होगा, फिर 70 होगा, फिर 80, फिर 90। तो इस तरीके से हम एक्टिवली रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, एक तरीका। दूसरा तरीका है जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, वो है स्पेस रेपिटेशन कहा जाता है। स्पेस रेपिटेशन का मतलब ये रहता है कि एक ही चीज़ को हम एक बार पढ़ने की जगह उसको जब हम बार बार पढ़ते हैं तो हमें हर एक उसी टॉपिक में एक नया पहलू मिलता है, एक नई चीज़ मिलती है और हमें ये भी पता चलता है कि हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें मुझे याद थी, ये सारी चीज़ें मुझे भूल गया। तो ये 2 तरीके होते हैं, एक्टिव रिकॉल और स्पेस रेपिटेशन, जिसका मतलब फंडामेंटली अगर हम यूज़ करें तो वो यूपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने में स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा, वो चाहे उनका कॉलेज का एग्ज़ाम हो या स्कूल का एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो। मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे हिसाब से किस तरह से पढ़ाई की जाए ये बताया। अब आ जाते हैं अपने क्षेत्र के बारे में। अगर इस क्षेत्र की बात करें, इससे पहले जैसे कि बीजापुर में भी जो कि नक्सल ग्रसित जिला माना जाता है,
सरकार अच्छा वहाँ पे भी प्रयास कर रही है। उन जिलों में आपने सर्विस दी और उसके बाद में दंतेवाड़ा है। दंतेवाड़ा में किस तरह से जो है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आपको अनुभव था, क्या जो है दिक्कतों का, क्योंकि कुछ एक अभियान चल रहे थे और अभी देखा जा रहा है कि नक्सली भी नई रणनीति के साथ में उतर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही जो हम लोगों ने यहाँ के पीआरओ के माध्यम से देखा था कि सुरंगों को जो है बना करके नक्सली उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समय के साथ साथ बहुत सारा बदलाव उनकी लड़ाई में भी हुआ है। तो क्या कुछ जो है अनुभव रहा कि अब जो तरीका है वो बदल रहा है, कुछ और हमें दिमाग लगाने की इसमें जरूरत है? जी इससे पहले जैसे मैं एडिशनल एसपी बीजापुर जब था तब लगभग 8 महीने में एडिशनल एसपी के पद पर था। तो वहाँ पर मुझे जो नक्सल जो थिएटर है एलडब्ल्यू के थिएटर में ट्रेनिंग मिली। मेरे सीनियर ऑफिसर्स बहुत अच्छे थे जिन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया। और उसके बाद जो मेरा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है ये दंतेवाड़ा, जहाँ पे एज एसपी मुझे पहला चार्ज मिला। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पुलिस ने और प्रशासन ने मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, कदम से कदम रख के चल रहे हैं, तो उसमें नक्सली पीछे जा रहा है। अब उनके पास जो वो पुराने मुद्दे थे कि ये नहीं होना चाहिए, रोड नहीं होना चाहिए, आज वो देख रहे हैं कि आज दंतेवाड़ा इतना विकसित हो रहा है कि रोड और बेसिक चीज़ें जो रहती हैं, जैसे रोड हो गया, पुलिया हो गई, फिर बिजली हो गई, राशन की दुकान हो गई, जिससे एकदम इलेक्ट्रिसिटी हो गई, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, पीडीएस शॉप्स हो गए। तो ये बेसिक चीज़ें से उन लोगों ने पब्लिक को वांछित रखा, जिसकी वजह से और उन्होंने इसके अगेंस्ट में प्रोपोगंडा किया कि जो सरकार है वो आपके अगेंस्ट में काम कर रही है। जबकि आज हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है वो खुल गया है, एक तरीके से हम लोग इसे खुलना मानते हैं, जिसमें लोग ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं मुख्य धारा से, वो शासन की सभी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। और जाहिर सी बात है इसमें पुलिस का रोल काफ़ी अहम रहा है। ऐसे क्षेत्र में जहाँ इंसर्जेंसी अफेक्टेड जोन होता है वहाँ पे पुलिस का सिक्योरिटी का रोल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी के बगैर, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहुँचाना एक आम नागरिक तक वो बहुत ही मुश्किल होता है। और उसी के जब सिक्योरिटी का एक माहौल बनने लगता है तभी हम ये डेवलपमेंटल के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं और जितने भी शासन की योजना है वो हम एक आम नागरिक तक पहुंचाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। और जब हम वो सारी चीज़ें जब हम आम नागरिक को पहुंचाने शुरुआत करते हैं और कोशिश करते हैं और उसमें सफल होने लगते हैं, तब वो आम नागरिक को सरकार के प्रति उसका जो विश्वास होता है वो बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से इसी योजना के तहत पुलिस प्रशासन मिलकर हम लोग पब्लिक के फेवर में, पब्लिक के हित में हम लोग कोशिश करते हैं। अब आपने एक बात बोली जिसमें सुरंग की बात की, जिसमें नक्सली, जाहिर सी बात है अब वो पीछे हटते जा रहे हैं। जो उनका पुराना थिएटर था वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। उनको समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हमारी जो चीज़ें हैं वो पीछे हो रहे हैं और फोर्सेस जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं और हमें सफलताएं मिली भी हैं। वो उसमें हमेशा गुरिल्ला का एक नियम रहा है कि वो हमेशा एक सरप्राइज एलिमेंट रखने की कोशिश करता है, कुछ नया इनोवेटिव करने की कोशिश करता है, जिससे कि हम वो चीज़ को एंटिसिपेट ना कर सकें और फिर हमें नुकसान हो जाए। जिसमें मतलब हम लोग जो हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि ऐसा जितना भी इनोवेशन हो या जो भी वो लोग सोच रहे हो हम उससे और 2 कदम आगे रहें। मैं जैसे शतरंज का खिलाड़ी हूँ, तो शतरंज में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कौन प्यादा कैसे चलेगा, घोड़ा कैसे चलेगा, ऊँट कैसे चलेगा, बट इम्पोर्टेंट जैसे मैंने पढ़ाई के आपको बताया कि 2 चीज़ फंडामेंटल है, वैसे ही शतरंज में भी 2 चीज़ एकदम फंडामेंटल है। एक है टैक्टिक्स और एक है स्ट्रैटेजी। टैक्टिक्स मतलब कि कैसे मैं 1-2 सफलताएं ले लूँ, कैसे मैं, मुझे रोड बनाना है, वहाँ पे अगर थ्रेट है तो मैं कैसे वो कर लूँ, कैसे सेफ कर लूँ का मतलब है कि सेफली कैसे हम लोग करा लें, जिससे कि ना शासन को कोई हानि हो, ना पुलिस के मेरे जवान हैं उनको कोई हानि हो। हम उस वो होता है टैक्टिक्स। और स्ट्रैटेजी होती है जो एक रणनीति होती है कि कैसे हम धीरे धीरे ये जो प्रॉब्लम है या हमारा जो दुश्मन है शतरंज में जिसे हम कहते हैं हमारा दुश्मन, तो उसको हम कैसे उसके राजा को क्षय और मात दे सकें। तो ये दोनों तरीकों पे हम लोग काम करते हैं। और क्योंकि मैं हूँ तो मैं दोनों तरीके से सोचता हूँ कि कैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, जिसमें कि जीत फिर पुलिस प्रशासन की हो। विद्वान लोग कहते हैं कि शतरंज का जो निपुण खिलाड़ी होता है उसकी कार्यशैली बहुत अनुभवी होती है और वो वहाँ भी उस तरह से सोच करके कहें जीत अपनी जीवन में हासिल कर लेता है। हाँ जी बिल्कुल। हम लोग मतलब मैं हर एक चीज़ उसी तरीके से सोचता हूँ। और जैसे वो सुरंग की बात की है तो उसके लिए भी हम लोग
सोच कर उसको जी। कैसे न्यूट्रलाइज कर सके। और आखिर में मुझे लगता है कि ये उनका एक तरीके से डर है जिसकी वजह से वो लोग सुरंग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी सुरंग लगाए बट वो आईडी के लिए जी, इस्तेमाल जी। करते थे, इस बार उन्होंने सोचा कि हम अपने आप को बचाने के लिए या बच के हमला करने के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। बट मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है हमारे जवानों पर कि वो, खासकर मैं इसमें डीआरजी और बसर फाइटर के जो हमारे जवान हैं जो पहले से करते हैं, तो उनको श्रेय जाएगा कि वो लोग इस कठिन परिस्थिति में भी उसको शय और मात दे पाएंगे। एक चीज विशेषता मैंने हमेशा देखी है आपकी, कुछ अगर ख्याति मिलती है तो वो जो आपके साथी हैं जो उस कार्य में इन्वॉल्व रहते हैं, उन्होंने, आपने हमेशा जो ये श्रेय है उनको दिया है। क्या है ऐसा, यानी मैंने बहुत सारे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है मैंने देखे हैं कि उसमें आपने बेबाक होकर के हमेशा कहा है कि नहीं इस कार्यक्रम में या ये जो हुआ था इनकी ख्याति है। ये बड़ा कम देखने को मिलता है। जी आप सही कह रहे हैं। अब जैसे ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस में हमेशा 50-50 का रिस्क है। मेरे जवान जा रहे हैं, अब उन्हें लीड कोई अधिकारी कर रहा है तो वो एक रिस्क लेके चल रहा है अपनी लाइफ को, और वो काम कर रहा है अपने शासन प्रशासन के लिए या हमारे उस पर पुलिस के लिए। तो एक रिस्क होता है और मुझे लगता है कि जब वो उसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर लेते हैं, उसमें सफलता ले आते हैं, क्योंकि अर्बन थिएटर वाला ये मामला नहीं है कि हम किसी अर्बन एक सिनेरियो है, एक दो बिल्डिंग में है, हम गए और उसको है ना पकड़ के ले आए। ये जंगल है, जंगल किलोमीटर में फैला हुआ है और ये ऐसा है जिसमें हवा, पानी, ज़मीन को वो ज़्यादा अच्छे से जान पाते हैं क्योंकि वहाँ रह रहे होते हैं, आसपास कहीं ज़्यादा घूम पाते हैं और हम लोग कम हो पाते हैं। बट इन सब कठिनाइयों से जूझ कर अगर कोई अधिकारी, हमारे जवान, हमारे लड़के जाते हैं और उस ऑपरेशन को सफल बनाकर ला पाते हैं, सुरक्षित लाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि श्रेय उनका होता ही है। हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं प्लानिंग में कि ज़ीरो रिस्क तो ज़ीरो कभी होगा नहीं, बट ज़ीरो लॉस वाला ऑपरेशन हो, कि मेरे ऑपरेशन में कोई भी जवान घायल ना हो या कोई ज़्यादा गंभीर तरीके से नुकसान ना हो या शहीद ना हो जाए। और वो अगर उस चीज़ को सफल करा के ले पाते हैं उस रिस्क पर से, तो श्रेय उनको जाता ही है, जाहिर सी बात है। चलिए, पुलिस कप्तान है तो जाहिर सी बात है कि ये सब चीज़ें होंगी। क्षेत्र में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हैं। अगर दंतेवाड़ा पुलिस की पुलिसिंग की भी बात की जाए तो इसमें भी बहुत सारे बदलाव हमने साइबर के लिए देखा कि बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। हमने शूटिंग वाली अंडर शूटिंग भी जो है के बारे में जो है देखा। तो और बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने आपका जो चेंबर है नीचे जहां हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करते हैं उसमें भी, तो ये बदलाव आखिर किस हिसाब से जो है क्या कुछ चल रहा है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें, जैसे शूटिंग की मैंने बात की, तो मुझे लगता है वो भी एक बहुत अच्छी चीजें होंगी। बहुत सारे ऐसे जवान हैं जिनकी जो अनुभव है वो हमारी अनुभव हमारे दंतेवाड़ा के भी काम आ सकेगी। जी वैसे बदलाव तो एक नियम है, ऐसा कहते हैं चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, कि वही बस एक बदलाव होना ही चाहिए और वो अच्छा भी होता है। इसी में हमें मतलब मुझे ये लगा कि जैसे मेरे जवान आए, उन्होंने ही मुझसे कहा कि वो इंडोर शूटिंग में जा रहे हैं। इनफैक्ट इससे पहले वो लोग प्राइज़ भी ला पाएँ, बट यहाँ पे उनको प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये तो चीज़ होनी चाहिए। स्पोर्ट्स मैं मानता हूँ एक ऐसी चीज़ है जिस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर एक व्यक्ति को उससे जुड़ा रहना चाहिए। हम लोग पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं और कभी कभी स्पोर्ट्स को भूल जाते हैं, जबकि स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज़ है, और खासकर ग्रुप स्पोर्ट्स। जब भी मतलब इसी माध्यम से मैं बच्चों से भी अगर आग्रह करूंगा और उनके जो माता पिता हैं उनसे भी, कि स्पोर्ट्स में हमेशा इन्वॉल्व होना चाहिए, खासकर जो ग्रुप स्पोर्ट हो, जैसे फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, जिसमें एक से अधिक मतलब कोई टीम खेल रही है। तो उसमें क्या होता है, एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है। वो ये जानता है कि मुझे उस प्रेशर में कैसे अपने साथी से मिलकर, क्योंकि ग्रुप स्पोर्ट में एक आदमी कभी जिता नहीं सकता, उसमें जब पूरे 11 लोग खेलेंगे एक साथ तभी कोई मैच, कोई टीम वर्ल्ड कप जीत के आती है। सेम वैसे ही उस बच्चे का भी डेवलपमेंट होता है, जो वो आसपास अपने दोस्तों के साथ मिलकर, अपने शहर के साथ मिलकर, वो शहरवासी के साथ मिलकर खेलता है। उसी में हम लोगों ने ये सोच के इंडोर शूटिंग स्टार्ट किया है। उसमें एक छोटा सा प्रयास किया है स्टार्ट करने का, कि कम से कम हमारे यहाँ से जो अच्छे लड़के हैं जिनका शूटिंग बहुत अच्छा है, तो वो जब यहाँ से जाएंगे और स्टेट लेवल और नेशनल लेवल में कल को जाएंगे, तो उससे हमारे दंतेवाड़ा का ही नाम ऊंचा होगा और भी लोग प्रेरित होंगे कि नहीं, इस स्पोर्ट को अपनाया जाए। इसी के अतिरिक्त मुझे ये भी लगता है कि हमें और स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देना चाहिए जो यहाँ के लोकल स्पोर्ट्स हैं, और जिसके लिए पुलिस प्रशासन मिलकर कोशिश करता ही है। बहरहाल सर,
अभी स्पोर्ट्स की जैसे हम लोगों ने बात की और मुझे लगता है कि जो दंतेवाड़ा का क्षेत्र था, डेवलपमेंट में आपने बताया कि सुरक्षा जरूरी है, इसलिए पुलिस की भूमिका अहम रहती है। अभी आने वाले समय में सफल विधानसभा का तो हमने चुनाव कराया, लेकिन लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो क्या कुछ तैयारी की गई है? क्योंकि हम लोगों को जहाँ तक जानकारी की थोड़ी सी टिपिकल हो जाता है यहाँ पे लोकसभा। जी, विधानसभा और लोकसभा दोनों ही इलेक्शन कराना नक्सल प्रभावित क्षेत्र में थोड़ा सा टिपिकल होता ही है। हम लोग सफलतापूर्वक दंतेवाड़ा का विधानसभा इलेक्शन करा पाए, इसमें हमें कोई हानि नहीं हुई। लेकिन जैसे कि देख रहे हैं कि लोकसभा अब आने वाला है और इलेक्शन के टाइम देखें तो ये टीसीओसी का भी टाइम होता है नक्सली का, जिसमें वो लोग अपना काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाते हैं। बट उसकी हम लोग भी पूरी तैयारी करके रखें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शतरंज का खेल है, इसमें नुकसान हो सकता है, मैं मना नहीं कर सकता हूँ, बट मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि हम कैसे इस चीज़ को सफल बनाएं, मेरे जवान का एक नुकसान ना हो, और जो इलेक्शन है, जो वोटिंग राइट है एक आम आदमी का, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है अपनी सरकार चुनने का, अपना लीडर चुनने का, तो वो चीज़ वो एक्सरसाइज कर पाए जैसा हम लोग विधानसभा में कर पाए। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि लोकसभा में भी सेफ, सिक्योर और फिर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हम लोग करा पाए। चलिए, बहुत सारे अनुभव आपने साझा किए। अंतिम चलते चलते कुछ दर्शकों को हमारे जो एक 5 लाइन पे हमारी पुलिस काम कर रही है, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, पुलिस का खासकर नक्सल जैसे क्षेत्र में पुलिस का रोल थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसमें मुख्य बात यह है कि हम लोग प्रशासन और पुलिस साथ में एक ही पेज पर हैं। इस समय हम लोग कोशिश भी ये कर रहे हैं कि सिर्फ जहाँ जहाँ हमारा कैंप है, जहाँ जहाँ अंडर डेवलपमेंट है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है, वहाँ पर हम लोग नल्ला नार जैसी योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो उसमें हम लोग वहाँ का डेवलपमेंट कर सकें और जो वहाँ के लोग हैं वो मुख्य धारा से जुड़ सकें। इसी के साथ में मैं अपील भी करना चाहूँगा जितने भी लोग देख रहे हैं या अपने आसपास में भी, कि वो नक्सली की जो विचारधारा है वो उसमें अब उतना, अब क्या पहले भी नहीं था, अभी भी उतना नहीं है, और धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ पा रहे हैं। जो पहले घोर नक्सली क्षेत्र था अब वो कम होते चला जा रहा है, तो कुछ तो कारण है कि वो लोग सरेंडर किए, कोई तो कारण होगा कि वो लोग सरेंडर किए और मुख्य धारा से जुड़े। तो मेरा भी अपील यही है कि जो सरेंडर पॉलिसी है, लोन वराटू दंतेवाड़ा की एक सरेंडर पॉलिसी है जिसके तहत लगभग 600 और मेरे जब उसमें लगभग 100 के आसपास अभी तक सरेंडर पॉलिसी हुआ है, सरेंडर्स हुए हैं। तो मेरा अपील भी यही रहेगा उनसे कि वो सरेंडर करें, मुख्य धारा से जुड़े, शासन की जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ उठाएं। वो योजनाएं ही आप ही के लिए बनाई गई हैं, और आप लोग जब हमसे जुड़ना स्टार्ट होंगे तो वो लोग भी कमज़ोर पड़ेंगे और धीरे धीरे फिर ये जो समस्या है, जो आइडियोलॉजिकल समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी, और फिर हम वो विकास की राह पकड़ेंगे जिस पर छत्तीसगढ़, जिस पर दंतेवाड़ा को होना चाहिए। तो देखें किस तरह से पुलिस कप्तान दंतेवाड़ा के द्वारा अपने साथियों की सुरक्षा के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से हमेशा चिंता रहती है, और पेरेंट्स के लिए भी बहुत बड़े जो है संदेश दिए, किस तरह से पढ़ाई खेल के साथ में मेंटेन करके